अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप बेटा जो पेपर देने जा रहे हो ये थोड़ा टेक्निकल पेपर है और आप सबको पता है इसके लिए एक थॉरो स्टडी करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर ये सब्जेक्ट आपका निकल पाता है। अच्छी बात क्या है कि पिछली कुछ अटैम्प्ट से FAI 2 का पासिंग रेशो आई कैप का माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। इट मीन्स बच्चे ना सिर्फ इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं बल्कि पेपर में डिलीवर करके भी आ रहे हैं। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ पेपर के हवाले से, हर अटैम्प्ट के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारी लास्ट अटैम्प्ट हुई है इसके बारे में कुछ बच्चों ने ऐसे ही बोला कि सर थोड़ा एग्जामिनर ने यहाँ पर पेपर का पैटर्न इस सवाल का थोड़ा बदल दिया। ठीक है, इस बार पूरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपसे नहीं पूछी गई, लेकिन बहरहाल उसके एक्सट्रैक्ट मांग लिए गए। पूरा 100C आपसे नहीं पूछा गया, उसके एक्सट्रैक्ट आपसे मांग लिए गए। इसी तरीके से कंसोलिडेशन के दौरान हम जो अब मुख्तलिफ एडजस्टमेंट डालते हैं उन एडजस्टमेंट के सेकंड सवाल बना के उसने कुछ रीज़न मांग लिए। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। फुल क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग ली जाए। 100C भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है और एक्सट्रैक्ट भी मांगे जा सकते हैं। देखिए, एक्सट्रैक्ट मांगना ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। FAR 1 से आप देखते हुए आ रहा हो कि वहाँ पे भी आप एक सिंगल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट एग्जामिनर को प्रोड्यूस करके आते थे। देन बेटा सिंगल कंपनी के फाइनल अकाउंट भी आपके सिलेबस के अंदर है, लेकिन वो हर अटैम्प्ट में पूछे नहीं जाते। उसको हम ये नहीं कह सकते कि सर इस अटैम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑन एन एवरेज 3-4 अटैम्प्ट में 2 से 3 बार वो पूछ भी लिए जाते हैं। देन बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस का पार्ट है। उन स्टैंडर्ड के अंदर काफ़ी चैप्टर मैंने भी आपको पढ़ाए थे। उन पढ़ाए जाने वाले चैप्टर में लीजेस IFRS 16 एक हमेशा से इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है और पिछली फ्यू अटैम्प्ट से लीज हर अटैम्प्ट में पूछा जा रहा है। लेसर की अकाउंटिंग भी पेपर में आ सकती है, लेसी की अकाउंटिंग भी पेपर में आ सकती है। कभी एंट्रीज मांग लेता है, कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट मांग लेता है, कभी आपसे नोट्स मांग लेता है। इसके लिए कभी नॉर्मल लेसर का सवाल आपको डाल देता है, कभी डीलर मैन्युफैक्चरर का सवाल आपको डाल देता है। हर सिचुएशन को रिवाइज करना ये आपकी जिम्मेदारी है। पेपर में कोई भी सिचुएशन उठकर आ सकती है। इसी तरह हमारा एक और चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू, IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, जो पहले 2022 से पहले FAR 1 में होता था, अब जब से FAR 2 में आया है इसके भी अच्छे सवाल आना शुरू हो गए। टॉपिक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मांगता है कि रेवेन्यू कब हमने रिकग्नाइज़ करना है। इसके लिए रिक्वेस्ट मैं यही करता हूँ कि आप स्टडी टेक्स्ट को ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा। 5 स्टेप मॉडल कैसे अप्लाई करना है वो आपको वहीं से समझ में आएगा। IFRS के एंड में जो हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए उनमें से कुछ एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में हैं, कुछ नहीं है। जो हमारे सिलेबस में हैं वो हमारे स्टडी टेक्स्ट में मौजूद हैं और उन्हीं के रेलिवेंट क्वेश्चन पास पेपर में आए भी हैं। प्लीज़ उन तमाम एग्जाम्पल को एक बार देख के चले जाइएगा, ताकि अगर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर रहते हुए एग्जामिनर कोई नया क्वेश्चन तैयार करता है तो आप उसको कर सको। इसके अलावा बेटा हमारे कुछ और चैप्टर वो भी बड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, जैसे IAS 1037। ये टॉपिक पेपर में हर अटैम्प्ट में तकरीबन आता ही जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता एग्जामिनर इसकी वेटेज भी बढ़ाता जा रहा है। IAS 10 की मामला तो थोड़े से ही रखता है, ज़्यादातर इसके अंदर वो प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी के मामला ही रखता है कि प्रोविजन को रिकग्नाइज करें या ना करें, कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दें या ना दें, कंटीजेंट एसेट का डिस्क्लोजर दें या ना दें। अच्छा, अब IAS 37 के लिए और 10 के लिए हमने एक एक पैराग्राफ की रीडिंग क्लास के अंदर की भी, एक एक पैराग्राफ की रिवाइज करके जाइएगा। सारी बातें आपको ध्यान से पता है कि ऐसा कौन सा इवेंट होता है जो पास्ट इवेंट कहलाता है और कब वो पास्ट इवेंट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है तो फिर वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट बन जाता है। कई बार समझा चुका हूँ, हर पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं होता, सिर्फ वो पास्ट इवेंट जो कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज करवा दे और इस हद तक अराइज करवा दे कि हमारे पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव ना बचे सिवाय इसके कि इस ऑब्लिगेशन को अब सेटल्ड ही करना पड़ेगा, तो फिर वो पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तीनों कंडीशन प्रोविजन करने की ध्यान से देख कर जाइएगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड के एंड में अपेंडिक्स C दिया हुआ था जिसके अंदर 11 एग्जाम्पल दिए हुए थे। हमने एक एक एग्जाम्पल को थॉरोली पढ़ा हुआ है, उन एग्जाम्पल को रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। फिर आपका एक और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्चुअल IAS 38 इंटेंजिबल एसेट, वो भी अब पेपर में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है। IAS 38 का या तो अपना सवाल आ जाता है, नहीं तो उसकी एडजस्टमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल देता है। नॉर्मली 38 के सवाल होते क्या हैं, या तो आपको कोई ट्रांजेक्शन्स दे देता है, आपसे कह देता है डिसाइड करो कोई इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज होगा या नहीं होगा। पहले तो आप रिकग्निशन में पड़े रहते हो, एसेट बनेगा नहीं बनेगा, और अगर एसेट बनेगा तो साथ में और क्या मिला देता है, आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करो।
जब कॉस्ट की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि वो इंटेंजिबल एसेट इंटरनली जनरेट हो रहा है या एक्सटर्नली परचेज हो रहा है। अगर इंटरनली जनरेट हो रहा है तो कॉस्ट की भी और लंबी कहानी है, एक्सटर्नली एक्वायर कर रहा हो तो भी कॉस्ट की थोड़ी समराइज कहानी है। फिर इसी के अंदर एक और चीज़ सिलेबस में शामिल की हुई है SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट, जिसमें हमें देखना पड़ता है कि अगर आप किसी वेबसाइट को जनरेट कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। वेबसाइट कॉस्ट का सवाल भी पेपर में आने लग गया है और IAS 38 के साथ मिलकर ही आने लग गया है। इसी तरह IAS 37 के अंदर IFRIC 1 को नहीं भूलना है कि सर जब हम डिफरेंट किस्म की प्रोविजन करने जाते हैं तो उसमें हम प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग कॉस्ट की भी करते हैं। अगर डी कमीशनिंग कॉस्ट की आप प्रोविजन करते हो और उसमें कोई चेंजेस आती हैं, आगे जाकर R बदल जाए, I बदल जाए या N बदल जाए, उन चेंजेस को कैसे अकाउंट फॉर करना है, ये सारे मामला भी आपने पढ़े हुए और पेपर में आ भी रहे हैं। IFRIC 1 का सेपरेट सवाल भी आया हुआ है और आपको पता है 2 बार IFRIC 1 को इन लोगों ने मिलाकर पूछा हुआ है एथिक्स के साथ। तो आपके बीच में और आ गया एथिक्स, जिसका सेपरेट सवाल भी आ रहा है। ये एथिक्स के अंदर 2 ही बातें नॉर्मली पूछता है, कोई छोटा सा केस स्टडी बनाकर कि या तो ये पूछता है कि कौन कौन से प्रिंसिपल आपके एथिक्स के कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं इस सिनेरियो में, या कौन से थ्रेट का शिकार हो चुका है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट और कैसे उनको सेफ गार्ड करना है। इसके अलावा बेटा आपके और मामलात के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके पास हैं, IFRS 9 वगैरह आपके पास हैं, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल एसेट्स हैं, ये सब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर में इनको भी इवनली पूछा जाता है। तो कोशिश कीजिएगा सेलेक्टेड स्टडी ना करें, पूरे सिलेबस को रिवाइज करके जाएं और अच्छी प्रैक्टिस के साथ पेपर को अटैम्प्ट करें। FAR 2 में आजकल पासिंग मार्क्स सिक्योर करना इतना मुश्किल नहीं है और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप भी इसी अटैम्प्ट के अंदर इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर लोगे। थैंक यू बेटा।